ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब 6 to 8 क्लासेस रहेंगी, है ना। जनरली मैं कोशिश करूँगा कि 6 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाए। तो अभी कल हमने रैंडम, हम ना टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था हमने, जिसमें जनरली, है ना। तो अभी ये पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, अभी मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूँ मेनली, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी कल मैंने डिफाइन किया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस डिफाइन कर रहे थे तो वो, है ना, लाइट वो चली गई तो हमने बीच में छोड़ दिया था। तो आइए इस पे आते हैं। तो हम लोग अभी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। तो ठीक है ना। तो बताओ जिन लोगों को याद है, कल मैंने बताया था क्या डेफिनेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी ट्राई करो भाई। हाँ ठीक है ना, ये सिंपल डेफिनेशन था। तो इफ रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज काउंटेबल सेट, देन x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। तो अगर रैंक से है ना, या इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हो। और अगर मैं एक थ्योर कल डेफिनेशन में लिखा ही था, मैं इसके साथ एक थ्योरम में लिख देता हूँ। तो या जैसे मैं कल जिस फॉर्मेट पे लिखा था उस फॉर्मेट पे लिखूँ, तो हमने क्या लिखा था कल कि x is discrete random variable if and only if range of x is countable set। यही है, रेंज ऑफ x इज काउंटेबल सेट। थ्योरम क्या है, जो थ्योरम है वो ये है कि मतलब इसी में थ्योरम में लिखता हूँ, डेफिनेशन तो कल लिखा ही था। थ्योरम एक इसमें बनता है कि x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ जो CDF होगा, है ना, CDF ऑफ x इज स्टेप फंक्शन। सो यहाँ स्टेप फंक्शन का मतलब है, या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन। ये पीस का स्पेलिंग क्या होगा, PEICI, पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन, है ना। सो ये हो जाएगा पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन, ये है। सो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एक्स इज अ काउंटेबल सेट। या थ्योरम है कि एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ एक्स इज स्टेप फंक्शन, पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन। एक बार देख लो, अब इसमें कोई वर्ड जो तुम नहीं जानते हो बताओ। सबको पता है कि काउंटेबल सेट क्या होता है, कि मतलब या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो। और स्टेप फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन समझ लो, पीस वाइज कॉन्स्टेंट। पीस वाइज क्या होता है, टुकड़ों में कॉन्स्टेंट फंक्शन, मतलब पीस वाइज मतलब इंटरवल्स पे जो है वो इंटरवल्स पे जो होंगे, मतलब कुछ इंटरवल्स पे कांस्टेंट फंक्शन होंगे, जो भी इंटरवल्स होगा आर में उस पे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल से कल भी जस्टिफाई किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड until we get first head। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली CDF ऑफ x इज स्टेप फंक्शन, मतलब पीस वाइज कॉन्स्टेंट। सो एग्जाम्पल ये है कि अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल वी गेट फर्स्ट हेड। ठीक है, सो अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल वी गेट फर्स्ट हेड, यही है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे मैं अगर x डिफाइन करता हूँ कि x इज
नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड। तो मुझे आप लोग बताइए कि व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स, है ना। तो जी, तो यहां से क्या है, सिंपल, कि आपके पास एक कॉइन को टॉस किया जब तक कि पहली बार हेड ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड, है ना, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड। तो रेंज ऑफ एक्स क्या आएगा, तो सिंपल है ना, पहली बार हेड आने से पहले हो सकता है एक बार भी टेल ना आए, क्योंकि पहली बार आपने टॉस किया और हो सकता है कि हेड ही आ जाए, तो 0 टेल्स हो गया बिफोर फर्स्ट हेड। अगर हो सकता है कि फर्स्ट टेल आया सेकेंड हेड आया, तो 1 टेल बिफोर फर्स्ट हेड एंड सो ऑन। तो जो रेंज है होल नंबर यहाँ से आ जाएगा 0 1 2 3 4। और ये जो सेट है ये काउंटेबल सेट है, क्योंकि ये काउंटेबली इन्फिनाइट है। सो ये काउंटेबल सेट है, दिस इज काउंटेबल सेट। और इसीलिए ये जो रैंडम वेरिएबल है, एंड देयरफॉर x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, और देखो कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप पूछो। ओके है, ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। तो चलो इसका सीडीएफ निकाल के बताओ, क्या आप सीडीएफ निकाल सकते हो इसका। अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसका सीडीएफ क्या होगा इस एक्स का, जैसे मैं ये थ्योरम वेरीफाई, अभी मैंने बस ये बताया आपको कि एक्स डिस्क्रीट क्यों है। अभी मैं आपसे पूछूं इसका सीडीएफ निकालो, क्या आप सीडीएफ निकाल पाओगे, ट्राई करके देखो। नहीं, ऐसा कैसे होगा, देखो। तो यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है एक्स जो है, ये एग्जांपल एक्स है, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, यही है, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड। तो यहां से हमने कहा कि जो रेंज है एक्स का, रेंज ऑफ एक्स जो है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यही है। अब चलो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं। सो अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या मतलब है कि एक्स बराबर 0 मतलब नो टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, है ना, 0 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, है ना, ये है 0 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, 0 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड। पहले हेड आने से पहले कितने टेल्स होंगे, तो 0 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बताओ। कोई भी ट्राई करो जिनको समझ आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या हो जाएगी, नहीं नहीं, 0 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, पहले हेड आने से पहले एक भी टेल नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि पहली बार टॉस किया आपने हेड ही आ गया, इसका ये मतलब है कि 0 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, मतलब आप पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, तब तक टॉस कर रहे हैं जब तक कि पहली बार हेड ना आ जाए। तो हमने कहा एक भी टेल नहीं आया बिफोर फर्स्ट हेड, तो हेड आने से पहले एक भी टेल नहीं आया, मतलब पहली बार टॉस किया हेड ही आ गया, ठीक है ना। सो ये 1/2 हो जाएगा। अभी हम लोग फेयर कॉइन ले रहे हैं तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी रखेंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो गया 1 टेल, और यहाँ टेल्स की वजह टेल होगा ना, सो 1 टेल बिफोर फर्स्ट हेड, मतलब पहली बार हेड आने से पहले एक बार टेल आया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, क्लियर है।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ये प्रोबेबिलिटी था हेड का, तो इसकी एक टेल बिफोर फर्स्ट हेड, तो इसका मतलब पहले टेल आया फिर हेड आया, इसका ये मतलब है। तो ये आप जानते हैं टेल आने की 1/2, हेड आने की 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख दो, या 1/4 लिख दो, वही बात है। सिमिलरली जैसे x इज इक्वल टू 2 है कि 2 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, 2 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, ये क्या आएगा, 2 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, है ना। तो ये सिंपल है। सो टेल, पहली बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा हाफ की पावर 3। अब सीधा मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। सो ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x, इसका मतलब है x टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, x टेल बिफोर फर्स्ट हेड, ये कितना होगा कि पहले हेड आने से पहले x नंबर ऑफ टेल्स आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ध्यान से देखो, जब 0 था तो 1/, हाँ ना, ध्यान से, है ना, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, 0 टेल्स था तो पावर 1 था, जब 1 टेल था तो पावर 2 है, जब यहाँ 2 टेल्स है तो पावर 3 है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि x टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो x टाइम टेल्स आया और उसके बाद एक बार हेड आ गया, तो टेल्स x टाइम आने की प्रोबेबिलिटी हाफ की पावर x, ये ऐसा है, हाफ की पावर x इंटू हाफ। तो ये जो हाफ की पावर x लिखा है, x टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, और लास्ट में हेड आएगा, सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो मतलब हाफ की पावर x प्लस 1। सो ये तो हो गया आपका, इसको बाद में हम बोलेंगे पीएमएफ, ये जो लिख रहा था इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, जो लोअर क्लास में था कि किस पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए ये कैलकुलेट कर दिया कि, है ना, सो ये रिलेशन होल्ड करेगा फॉर ऑल x फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सैंपल स्पेस के ईच पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है, ठीक है, सैंपल स्पेस के ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था CDF निकालो, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो x का, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। अभी मेरे पास है CDF निकालना, तो CDF आप लोग जानते हैं, सपोर्ट क्या है इसका, 0 1 2 एंड सो ऑन। देखो CDF निकालने के कई तरीके हैं, एक तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं, डायरेक्ट क्या होता है CDF, जैसे मैं एक काम करूं कि fx ऑफ x ऐसा लिख दूं मैं, तो बताओ इसका डेफिनेशन बताया था ना मैंने, कोई बताओ CDF का डेफिनेशन क्या था, इक्वल टू व्हाट, डेफिनेशन ऑफ CDF, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक। और कैपिटल एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल एक्स तक, यहाँ पे ना। तो अब इसका कैसे निकल, इसका क्या मतलब है, मान लो x इज इक्वल टू के, और इस पे समेशन लगा दो। अब यहाँ देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जानी है, x तक, तो एक k की वैल्यू 0 से लेके स्मॉल x तक लोगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब बताओ क्या ये सीरीज का सम आप लोग निकाल सकते हो यहां से, ये कितना होगा, तो मैंने अभी x इज इक्वल टू एक्स पे निकाला था, ये आया था, x इज इक्वल टू के पे लिख देता हूं, तो ये हाफ की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, और k की वैल्यू 0 से x तक है। क्या आप इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं, ये हालांकि फाइनाइट सीरीज है ना, k 0 से x तक है, तो इसका सम निकाल पाओगे, निकालो, कोई बताओ इसका सम क्या आएगा। नहीं 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि x तक जा रहा हूँ तो x के टर्म में आएगा। अगर मैं 0 से इन्फिनिटी लिखता तो 1 आती, 0 से इन्फिनिटी नहीं है ना, 0 से x है, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1 आएगी। यहाँ CDF एट x निकाल रहा हूं मैं, यहाँ x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू x तक जाएगी, तो ये सम कर दिया ईच पॉइंट पे। ये सिंपल है ना, फाइनाइट जीपी है ना, इसको मैं अगर खोलूंगा,
समेसन जो मैंने लिख रखा है हाफ की पावर k प्लस वन k फ्रॉम 0 टू x, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपका आंसर आएगा, जीरो रखोगे, जीरो या वहाँ जीरो से स्टार्ट किया था ना, तो ये हाफ, फिर अगला हाफ का स्क्वायर, फिर हाफ का क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा तो ठीक है, हाफ की पावर x प्लस वन। क्या इसका सम नहीं निकाल सकते आप लोग? जीपी में जानते होंगे फाइनाइट टर्म का सम इन जीपी, है ना, तो उससे आ जाएगा, क्या आएगा, ये होता है ना a इंटू आर की पावर n, नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, इसमें कितने टर्म्स हैं, जीरो से x तक गया था, कितने टर्म्स हैं, x प्लस वन टर्म्स हैं, तो आप जानते हो क्या होता है जीपी में। हाँ, या उल्टा लिख सकता है ना, जैसे आप इससे लिख दो, क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, या वन माइनस आर की पावर n, जैसे भी बेटर लगता है आपको, तो इसकी पावर कितने कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे, x प्लस वन है ना। याद करो जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एस एन का फॉर्मूला इन जीपी, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, या आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया वन और हाफ की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो फाइनली मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया आपके लिए, हमने एक तो अभी मैंने कैलकुलेट किया है सी डी एफ ऑफ एक्स एट एक्स, जिसका मतलब था प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्चुअली मोर देन जीरो था क्योंकि सपोर्ट जीरो से स्टार्ट था, तो मैंने कैलकुलेट एक्चुअली ये क्वांटिटी किया है कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये आई है वन माइनस हाफ की पावर एक्स प्लस वन, जब एक्स की वैल्यू जीरो वन टू कुछ भी हो सकती है। यही मैंने पीएमएफ निकाला था, आपको याद होगा, एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स से मैंने निकाले थे, तो ये आया था हाफ की पावर एक्स प्लस वन, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो वन टू है ना। तो आप देखोगे आगे मैं इसी को पीएमएफ बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये सीडीएफ है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो जो ऊपर वाला लिखा हुआ है सीडीएफ है ना, ये आगे आएगा। सो दिस इज सीडीएफ, दिस इज पीएमएफ, जो कि आगे मैं डिफाइन करूंगा, अभी डिफाइन नहीं किया, बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे है ना, तो ये हम लोग ईच पॉइंट पे जब डिस्क्रीट में जो ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेंज का, उसको हम पीएमएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और तो ये मैं अभी यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकाला था एक पॉइंट पे इन जनरल, है ना, ये आया था, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे सीडीएफ, हम लोग यहाँ पे सीडीएफ कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये आ गया, और इसका सम निकाला हमने, तो इसी का हमने यहाँ पे सम निकाला, तो ये फाइनली ये आ गया, तो ये आपका सीडीएफ आया, है ना, ये कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसी को जैसे कल तक जो फॉर्म लिखते थे, अगर आप चाहेंगे नहीं उस फॉर्म में लिख के दिखाई, तो वैसे भी लिख सकते हैं कि जो रेंज एक्स का क्या था, एक्स का जो रेंज था वो जीरो वन टू अप टू, ये कुछ भी हो सकता है ना रेंज जो है, तो जस्ट एक्स इक्वल टू लिखा वही मतलब है, रेंज है। तो वैसे हम लोग सी डी एफ ऐसा लिख रहे थे, आपको याद होगा। सो सपोर्ट जीरो से स्टार्ट है, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन वन है, तो जीरो पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो आएगी, जीरो पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वन बाई टू, देख लो यहाँ पे जीरो पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी, एक्स बराबर जीरो पे वन बाई टू थी। फिर ध्यान से देखो अब आगे, जब x मोर देन इक्वल टू वन लेस देन टू होगी, तो बताओ जिनको समझ आ चुका है सीडीएफ में, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, हाँ, तो यहाँ पे सीडीएफ जो है ना, x कोई फिक्स नंबर होगा, तो इसका मीनिंग आप सब लोग जानते हैं कि जो डेफिनेशन है वो ये है, तो अगर आपने x सपोज फिक्स किया 1.5 या 1 भी ले सकते हैं, 1.5 भी, कुछ भी, तो अगर x लेस देन इक्वल टू वन लेंगे तो x बराबर जीरो, x कोई फिक्स नंबर है, स्मॉल x कैपिटल x में कोई भी रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, तो आप स्मॉल x अगर 1 2 के बीच का कोई भी एक नंबर चूज करेंगे, 1.5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, है ना, यहाँ पे अलाउड है 1 भी, तो अगर आप चूज करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू जीरो और वन दोनों आएगी, तो जीरो पे प्रोबेबिलिटी वन पे प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ होगी हाफ प्लस
हाफ स्क्वायर, जब आप x लेंगे मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो यहां आएगी हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ की पावर क्यूब, ये आएगी। एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये कभी खत्म तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सपोर्ट बाउंडेड तो है नहीं, तो ये चलता रहेगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ आगे लिखता तो और 4 टर्म हो जाते। अगर मैं लिखता x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, तो 0 1 2 3 वाला आता, तो यहाँ आता हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का क्यूब प्लस हाफ की पावर 4। इस तरीके से चीज़ें चलता रहता है ना। सो ये आ जाएगा। तो अच्छा अच्छा, मेंटेनेंस का देना है, कितना देना है? ओके, तो ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्क्रीट में सिंपल एक तो डेफिनेशन लिखा, तो थ्योरम लिखा, कल भी लिखा था मैंने। आगे ये सब चीज़ें दोबारा आएंगे, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक थ्योरम लिखूंगा, सीडीएफ चूंकि डिफाइन के उससे रिलेट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कल मैं डिफाइन कर रहा था। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बताइए, कल मैं डेफिनेशन लिखा था ना, बताओ कोई। कुछ रैंडम, किसी रैंडम वेरिएबल को हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, क्या डेफिनेशन होगी कॉन्टिन्यूअस? सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी बोल सकते हैं। और पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दोनों है ना। ठीक है, देखिए, तो ये है कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, एक तो मैंने ये कल प्रॉपर्टी लिखा था, डेफिनेशन इसको यूज कर रहा हूं मैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नहीं तो आप दूसरे तरीके से, जैसे थ्योरम सीडीएफ के टर्म में लिख रहा हूं मैं, आप सीडीएफ के टर्म में डिफाइन भी कर सकते हैं, है ना। सो सीडीएफ के टर्म में आप डिफाइन भी, कुछ बुक में हो सकता है कि सीडीएफ के थ्रू डेफिनेशन लिखा होगा, मतलब जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ वो हो सकता है बुक में डेफिनेशन हो, कोई दिक्कत नहीं, और ये थ्योरम होगा फिर, ऐसा है। तो तो यहाँ पे क्या है कि x इज, मतलब इफ एंड ओनली वाला कोई भी कंडीशन जो उसको एज ए डेफिनेशन यूज किया जा सकता है। तो x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x जो होगा, CDF ऑफ x जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई डाउट इसमें किसी को? एक एग्जांपल बता देता हूं अभी के लिए। जैसे आप क्या देख रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, ईच पॉइंट पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था रेंज के, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है। और यहाँ पे क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, पॉइंट पे निकालोगे। इनफैक्ट एक और थ्योरम लिख देता हूँ समझने के लिए आपको। अगला थ्योरम ये है कि इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन, अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन रेंज ऑफ x क्या होगा,
जैसे मैंने डिस्क्रीट में लिखा था कि रेंज सेट जो आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वो काउंटेबल सेट होगा, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? अनकाउंटेबल। हाँ, सो दिस विल बी, अगर एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका रेंज जो होगा अनकाउंटेबल सेट होगा। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट, जैसे इंटरवल हो जाएगा, रियल नंबर हो सकता है ना, सो अनकाउंटेबली इन्फिनाइट होगा। सो रेंज एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, द रेंज ऑफ एक्स इज अनकाउंटेबल। तो एक्स का जो रेंज होगा इज या अनकाउंटेबली इन्फिनाइट, या आप अनकाउंटेबल सेट लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो देखो अब मैं समझो इसका इफ एंड, यहाँ पे मैंने देन लिखा है, आपको डिफरेंस पता होना। एक इफ देन स्टेटमेंट होता है जो कि वन वे होता है, आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते, है ना, वन वे रोड जैसे है। जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखता हूँ ये टू वे रोड है ना, आप जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ इसको इम्प्लाई करेगी और ये वाली चीज़ इसको इम्प्लाई करेगी। तो यहाँ जो मैंने लिखा है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं यूज़ किया, यहाँ मैंने इफ देन यूज़ किया है। इसका मतलब है कि अगर एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो उसका रेंज अनकाउंटेबल होगा। अगर रेंज अनकाउंटेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, है ना, वो आगे मिक्स रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो ओके जी, ये कॉन्टिन्यूअस की कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने 3 थ्योरम लिख के आपको एक्सप्लेन किया कॉन्टिन्यूअस होगा क्या किसी भी पॉइंट पे, इसलिए इक्वलिटी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है कॉन्टिन्यूअस में, है ना। और दूसरा बात CDF इसका कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर वैसे एग्जांपल लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख देता हूँ कि ऐसा है, अभी मैं एक्स डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब, कोई बल्ब आप खरीद रहे हैं उसका लाइफ टाइम जैसे है, कितने दिन चलेगी। तो इस केस में क्या लगता है आपको, रेंज क्या होना चाहिए इसका, है ना, मान लो इन सेकेंड्स, मिनट, कुछ भी ले सकते हो आप, सेकेंड में लेना चाहो सेकेंड्स में ले लो, मिनट में कितना होगा। तो ये जो रेंज ऑफ एक्स आएगा, या कुछ भी है ना, कुछ में भी ले सकते हैं आप, तो ये फिक्स नहीं है कहाँ पे होगा, तो ये डिस्क्रीट नहीं होगा, ये जीरो से इन्फिनिटी, आप जीरो इंक्लूड अगर ठीक है तो चलो जीरो से इन्फिनिटी का इंटरवल आ जाएगा। तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट है, दिस इज अनकाउंटेबल सेट। और मैं आपको CDF भी लिख के मतलब आई नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, गिवन होगा आपको, गिवन CDF ऑफ एक्स। सो अभी के लिए मैं मान बता दो आपको, CDF में बता देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स से 0 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड e की क्लोज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 0 क्लोज लगा रहे, इसका मतलब ये है कि बल्ब जो खराब है, इसका मतलब अगर लाइफ टाइम 0 है तो। और अगर हम ओपन लगा रहे हैं मतलब चलो थोड़े टाइम बाद, मतलब 0 के राइट हैंड लिमिट इंक्लूड किया मैंने, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, वो भी सही है। तो यहाँ जो सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल का, ये सपोर्ट है रेंज, तो यहाँ ये CDF लिख दिया मैंने इसको, मैं अब बता रखा हूँ आपको कि इसका CDF मैं आपको दे रखा हूँ कि ये है, मान लो, है ना, ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा कि अब क्या होगा, पूछेगा, गिवन होगा CDF। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो CDF है, चेक करो इसका मतलब, जैसे हमने यहाँ कहा था ना, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, हमने यहाँ लिखा है कि x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x जो होगा वो स्टेप फंक्शन होगा, पीस वाइज कॉन्स्टेंट। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, इसलिए आज ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, है ना। अच्छा, ग्राफ हमने नहीं बनाया, अगर मैं ग्राफ बनाता इसका, लेट से चलो मैं इसी का ग्राफ बनाता हूँ, कहाँ गया ये वाला, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, देखो जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा कि ये 0 है, 1 2 3, तो 0 से पहले ग्राफ 0 है और यहाँ ओपन है, 0 से 1 के बीच में 1/2 है, ये क्लोज्ड है, और यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ से फिर आगे, यहाँ से जैसे अगले ये ओपन है ना, तो ये जैसे 1/2 है, यहाँ अगला 1/2 प्लस 1/4 जो भी है
1/2 प्लस 1/4 जो नंबर है वो है। अगला फिर यहाँ होगा, ये इंक्लूड होगा यहाँ से यहाँ तक, अगला इंक्लूड होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये चलता रहेगा सो ऑन, ये खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है इस इंटरवल पे। तो -∞ से 0 में ये कांस्टेंट फंक्शन है, 0 से 1 में ये कांस्टेंट फंक्शन है, 1 से 2 में कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। 2 से 3 में कांस्टेंट है, 3 से 4 में कांस्टेंट होगा एंड आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज कांस्टेंट। मतलब पीस वाइज समझ ना, कि एक ये पीस, दूसरा पीस, तीसरा, इस तरह से टुकड़ों में कांस्टेंट फंक्शन है, पीस वाइज कांस्टेंट है। या इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, एक स्टेप फंक्शन है। तो स्टेप फंक्शन जो है वो सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ होगा, या डिस्क्रीट है तो उसका सीडीएफ स्टेप फंक्शन होगा। स्टेप फंक्शन किसी का सीडीएफ है तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। तो ये ग्राफ किसके बीच था? एक्स वर्सेस सीडीएफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ था कि इधर एक्स की वैल्यू उधर सीडीएफ है। तो ये हो गया। इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक और चीज नोटिस करो, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जंप कितने का है, कल भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो ये जो जंप है ये हाफ का है। तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे जंप होगा, और जंप जो होता है वही उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब सीडीएफ के ग्राफ में जो क्या बोलूं, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, या बोलूं कि लेंथ ऑफ जंप है, वही उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट हाफ है, तो कितने का जंप हुआ? हाफ का। तो x बराबर 0 है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। तो आपने अभी पीछे देखा है कि x बराबर 0 है, प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक। तो जहां जहां पॉइंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे जंप होगा, और दैट अमाउंट ऑफ जंप या लेंथ ऑफ जंप इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। तो ये डिस्क्रीट में हमेशा सीडीएफ डिसकंटिन्यूअस होगा, एंड ये स्टेप फंक्शन होगा एक्चुअली। ठीक है, सीडीएफ हम बात कर रहे हैं, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि चलो इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बना सकते हैं आप लोग? सो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? इधर 0 है, जरा ग्राफ बनाइए आप लोग, क्या होगा? अच्छा यहाँ मैंने e की पावर -x लिख दिया, ये सीडीएफ है ही नहीं, पहली बात। ये होगा 1 - e की पावर -x। अब सीडीएफ आएगा, वो पहले सीडीएफ था ही नहीं, है ना, अब सीडीएफ होगा ये। तो है ना, सीडीएफ होने के लिए x, याद है ना, सीडीएफ एट प्लस इन्फिनिटी 1 होनी चाहिए, तो x को प्लस इन्फिनिटी रखेंगे 1 आ जाएगी। तो ये है। ये मेरे पास ग्राफ बना सकते हो। जब x लेस देन 0 है तो 0 है, तो मतलब इसकी वैल्यू जब 0 से कम है, -∞ 0 में है, तो सीडीएफ की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ ओपन लगा दो। अब x, तो x को 0 रखेंगे, ये फिर 0 हो जाएगी ना, टोटल 0 हो जाएगी, तो यहीं से स्टार्ट होगा। और ये e की पावर -x का ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को? सो e की पावर x कैसा होता था? ऐसा। e की पावर -x कैसा होता है? ऐसा। अब ये माइनस ऑफ e की पावर -x है, सो माइनस ऑफ e की पावर -x क्या होता है? ऐसा। ये कहीं ना कहीं आई थिंक 0 से पास करता है ना, ये ऐसा कुछ होता, एक मिनट सॉरी, ये आई थिंक ऐसा होगा ना, e की पावर -x, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो जब आप 1 ऐड करेंगे तो आई थिंक ये इस तरह से कुछ बनाएगी। तो मैं इसका ग्राफ बनाया हूँ 1 - e की पावर -x का। जिन लोगों को ग्राफ बनाना था देखो, तो ये हो जाएगी, और जब x वेरी लार्ज होगा तो 1 हो जाएगी। तो क्या ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है? यहाँ भी इंक्लूड हो गया ये। तो आपको लगता है ये फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको? ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ये ऐसे जा रहा है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो x वर्सेस सीडीएफ है। तो किसी भी पॉइंट पे जंप है? यहाँ पे नहीं है, है ना, जंप नहीं है ना, किसी भी पॉइंट पे जंप दिख रहा है आपको? इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जो प्रोबेबिलिटी किसी भी पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कब आती है? जब सीडीएफ में उस पॉइंट पे जंप होता है। तो सीडीएफ अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका सीडीएफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा रियल नंबर पे, है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर लिख दो, है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। So there is no point of discontinuity in case of CDF of a continuous random variable. तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जंप का लेंथ होता है। तो इसमें जंप तो कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो जंप आना ही नहीं है। तो इसीलिए ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेंथ ऑफ जंप इज 0 बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है भाई,
देख लो, तो कहीं जंप नहीं है, तो इस तरह से हमने डेफिनेशन लिखा है। बाकी आप दूसरा वेरीफाई करना चाहो तो ये कह रहा है, दूसरा थ्योरम कह रहा है कि एक्स इज दिस कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। तो ये जो सीडीएफ मैंने लिखे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो कहीं पे जंप नहीं, इसलिए ईच पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जीरो है। यहाँ क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू एक्स इज जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो जीरो हो गया। दूसरा कि सीडीएफ इसका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे था हमारे पास ये है कि अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका रेंज अनकाउंटेबल होगा, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेंज जो यहाँ पे है वो भी अनकाउंटेबल है एक्चुअली, रेंज या सपोर्ट बोलेंगे बाद में। कुछ पूछना है इसमें, पूछो, किसी को पूछना हो तो। सो ये एक थ्योरम, दो एक डेफिनेशन, ये डेफिनेशन था, ये दो थ्योरम थे। इसी को मैं जस्टिफाई करने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हूं, ठीक है। चलो एक सीडीएफ लिख, जैसे मान लो आपसे पूछूं मैं कि एक क्वेश्चन है कि कंसीडर अ सीडीएफ एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 0 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज, चलो एक्स लेस देन 0 नॉट इक्वल टू 0, सो यहां से आ जाएगा एक्स लेस देन 0 एंड एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये आ जाएगा। एंड चलिए मान लीजिए 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मत लिखिए, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आ जाएगा। एंड 1 जब x मोर देन इक्वल टू 1 है आपका, तो क्वेश्चन ये है मेरा, हमने लिखा कंसीडर अ सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, ये दे रखा है आपको, तो मैं ऑप्शन ये लिख रहा हूं कि x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा है x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तीसरा है x is neither discrete nor continuous random variable, चौथा है fx increases only through jump। बताइए, तो आपको बताना इनमें से कौन कौन एमएस क्यों हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। ओके बाकी लोग सोचिए। तो आप ग्राफ बना के देखेंगे, आप लोगों को दिखेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो हमने भी क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ क्या होगा, सीडीएफ इज अ स्टेप फंक्शन, मतलब पीस वाइज कांस्टेंट, एंड जो x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, है ना, x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ क्या आता है, x इज अ CDF इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R, यही है। और तीसरा है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो
और यहाँ बोला एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है ओनली थ्रू जंप, तो इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रहा है कि एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इनडायरेक्टली ये जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, जो भी डिस्क्रीट का सीडीएफ होगा, दैट विल इंक्रीज ओनली थ्रू जंप। जैसे कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर तो कैसे इंक्रीज कर रहा है? जंप के थ्रू। सो दैट इंक्रीजेस थ्रू जंप ओनली। तो इनडायरेक्टली ये भी यहाँ पे यही कह रहा है ना, तो इंक्रीज थ्रू जंप्स ओनली। ऐसा तभी होगा जब वो डिस्क्रीट होगा, तो इनडायरेक्टली यही बात करें, अगर डिस्क्रीट का होगा सीडीएफ तो वैसे होगा। ठीक है, देखो इसका ग्राफ बना के देख लो। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा कि लेस देन जीरो जो है उस पर जीरो है, सो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में जीरो है, यहाँ ओपन है। जीरो पे वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ 100 रखूंगा तो 1/2, तो ये 1/2 मान लो, यहाँ 1/2 से स्टार्ट हुआ, और 1 रखने पे क्या होगा? 1 + 1/2, तो 1 ही हो गया ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे ये जैसे नंबर है 1, तो ये नंबर है 1, और इसके बाद क्या हो गया? ये हो गया। देखिए, तो ये ग्राफ है इसका, ये जो मैंने फंक्शन बनाए हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाया कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में जीरो था, जीरो से 1 में हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना, यही आएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से स्टार्ट होगा, और 1 से आगे 1 ही है, तो ये ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपको दिख रहा है स्टेप फंक्शन है? स्टेप फंक्शन क्या होता है? दिस स्टेयर टाइप का होगा, स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स हैं, फिर आप ऐसे, और जो जंप आप ले रहे हैं वो जंप होना चाहिए, वहाँ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे जंप है, बट ये स्टेप फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जंप तो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, है ना, मतलब जो स्टेप फंक्शन होते हैं वो तो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, पीस वाइज कांस्टेंट। तो ये, तो यहाँ ये लिखना चाह रहा हूँ मैं कि ये यहाँ पे x है, और यहाँ पे आपका ये CDF है। सो यहाँ हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि जो इसका आंसर है कि ये CDF ऑफ x इज नाइदर अ स्टेप फंक्शन नॉर, और क्वेश्चन है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आर पे? तो आप देख रहे हैं कि जीरो पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस है? कि जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है और जीरो की राइट हैंड लिमिट हाफ है, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो इसका CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, लेकिन ये जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो fx इज नाइदर स्टेप फंक्शन नॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R। सो ना तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ना तो स्टेप फंक्शन और ना ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि x इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर, सो x इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे जन्म होता है तीसरे रैंडम वेरिएबल का, जिसका नाम है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना। तो इस तरह के रैंडम वेरिएबल को हम बोलते हैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल आएगा। सो मिक्स्ड में क्या है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ना तो ये डिस्क्रीट है और पूरी तरफ से ना ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्रीट की भी है। डिस्क्रीट में क्या होता है? जंप होता है, तो एक पॉइंट पे जंप भी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा था, जीरो से इन्फिनिटी में ये जो रेंज था, जीरो से इन्फिनिटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जीरो से इन्फिनिटी में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है ना, तो जो उसका सपोर्ट होगा रैंडम वेरिएबल का, मतलब जो रेंज होगा रैंडम वेरिएबल का, उस रेंज पे CDF स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और यहाँ भी आप देखिए जीरो से लेके 1 में, हालांकि इसका सपोर्ट 0 से 1 ही है, इसका भी, है ना। यहाँ अगर मैं रेंज आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, तो यहाँ जो रेंज ऑफ x जो होगा वो आएगा 0 से 1 में, ये इसका रेंज है एक्चुअली, या सपोर्ट बोलो। तो इस रैंडम वेरिएबल का जो रेंज है वो 0 से 1 है एक्चुअली। तो रेंज या सपोर्ट वो 0 से 1 है, और 0 से 1 में आप देखेंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जंप भी है, तो एक प्रॉपर्टी, मतलब डिस्क्रीट फुल्ली तो नहीं है, बट मैंने कहा डिस्क्रीट में जंप होता है, यहाँ भी जंप है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि वो सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो ये सपोर्ट पे ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, रेंज पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो
ये है कि मिक्स्ड क्यों बोलते हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्यों है, कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्रीट की भी है, कुछ कॉन्टिन्यूअस की है, पूरी तरह ना तो डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इसको हम मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, जो कि आगे मैं डिफाइन करूंगा। तो हालांकि ये भी अनकाउंटेबल सेट है, रेंज यहाँ भी अनकाउंटेबल है। सो जैसे अगर मैं थ्योरम लिखूं यहाँ पे, थ्योरम ये था so let x be a continuous random variable with support of x, जो है जिसको मैं एस एक्स लिख रहा हूँ, एस एक्स एक्स सेट है। अच्छा ये क्या है, रेंज समझिए, अभी आप समझिए कि रेंज ऑफ एक्स है, आप अब ये मान के चलिए कि रेंज ऑफ एक्स है समझने के लिए। तो देन क्या होगा, देन क्या होगा, जो सी डी एफ होगा एफ एक्स ऑफ एक्स इज strictly increasing for all x belongs to sx। sx x सेट है, सफिक्स में x इसलिए लिखा कि x का रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है। सो जो CDF होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब x उस सपोर्ट में बिलोंग करेगी, और x क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो जो उसका सपोर्ट होगा या रेंज अभी बोल रहा हूँ, वो सपोर्ट आगे डिफाइन करेंगे जहां पे PDF पॉजिटिव है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू sx, है ना। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। और ऐसा मिक्स में भी होगा इनफैक्ट, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा। अगर ऐसा हो रहा है जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, वो मिक्स भी हो सकता है। तो मिक्स में भी ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली। तो डिस्क्रीट की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, डिस्क्रीट की यूनिक प्रॉपर्टी है कि उसका रेंज काउंटेबल होगा, वो किसी और रैंडम में रेंज काउंटेबल नहीं होगा। डिस्क्रीट की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये है कि डिस्क्रीट जो है उसका CDF स्टेप फंक्शन होगा, वो सिर्फ डिस्क्रीट का ही CDF स्टेप फंक्शन होता है, सिर्फ डिस्क्रीट का ही रेंज काउंटेबल सेट होता है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि उसका CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दूसरी क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है ना। रेंज अनकाउंटेबल होता है लेकिन वो मिक्स में भी होता है ना, मिक्स में रेंज अनकाउंटेबल होता है, कॉन्टिन्यूअस में रेंज अनकाउंटेबल है। मिक्स का CDF स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किसी सबसेट पे R के सपोर्ट पे, तो मिक्स्ड में भी सपोर्ट पे CDF स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कॉन्टिन्यूअस में भी CDF स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा सपोर्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अब मैं डिफाइन करता हूं तीसरा रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, तो हमने डिस्क्रीट डिफाइन किया था कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली रेंज ऑफ x इज अ काउंटेबल सेट, और कॉन्टिन्यूअस डिफाइन किया था कि x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन को अवॉइड करेगा, मतलब जो कंटिन्यूअस वाले डेफिनेशन था उसको भी वॉयलेट करेगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जो डिस्क्रीट वाले कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उसी बेसिस पे जो डेफिनेशन मैंने डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस का लिखा था उसी लैंग्वेज में उसी बेसिस पे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इसमें क्या होगा कि x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, तो x जो है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। x इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ range of x is uncountable set and एक और कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, क्योंकि रेंज अनकाउंटेबल कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, तब ये नहीं बोल सकते अनकाउंटेबल तो मिक्स हो जाएगा, ये भी नहीं बोल सकते रेंज अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए कई जगह एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस लिखा रहता है कॉन्टिन्यूअस को। तो रेंज ऑफ एक्स इज अ अनकाउंटेबल सेट, तो यहाँ से क्या आएगा, तो रेंज ऑफ एक्स इज अनकाउंटेबल सेट and probability x is equal to x will be non-zero for some, ध्यान रखना for all नहीं लिख रहा हूं मैं, for some is like there exist, है ना, for some का मतलब there exist, so for some
x बिलोंग्स टू r। मैंने क्या लिखा है कि x मिक्स होगा इफ एंड ओनली पहली चीज का रेंज अनकाउंटेबल होगी जो डिस्क्रीट में नहीं होती है, उससे अलग हो गया, डिस्क्रीट से अलग हो गया। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x नॉन जीरो होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि CDF कहीं ना कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और CDF जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, है ना। तो एक तो ये है, और ये अनकाउंटेबल था ही जो प्रॉपर्टी है ना। तो कॉन्टिन्यूअस की थोड़ी सी ये प्रॉपर्टी है, डिस्क्रीट की ये प्रॉपर्टी था ना। तो पूरी तरह से ना तो डिस्क्रीट है ना कॉन्टिन्यूअस, को मिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो रेंज अनकाउंटेबल होगा और किसी न किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, तब हम बोलेंगे ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है भाई। जैसा अभी एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, इसका एग्जांपल अभी एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो कि कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल x विथ CDF। तो यहाँ मैं एक CDF लिख देता हूँ। तो CDF जैसे है कि यहाँ था, मान लो 0 व्हेन x लेस देन, मान लो चलो मैं 0 लिख देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा और यहाँ लिख देता हूँ साइन एक्स व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू π/4 लेस देन π/2 1, या एक काम करता हूँ π/2 की बजाय मैं यहाँ पे π/3 लिख देता हूँ, एंड 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू π/3, यही है। सो अब क्या होगा कि 0 है जब x लेस देन π/4 है, साइन x जब x मोर देन इक्वल टू π/4 लेस देन π/3, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू π/3। अब आप सोच के बताओ, इसका ग्राफ बनाओ, पहले आप लोग ग्राफ बना सकते हो, इसका ग्राफ बनाओ और मुझे बताओ कि क्या होगा। ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है, और कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, चलो इसको मैं एज ए क्वेश्चन बना देता हूँ तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, तो ऐसा है कि x इज, चलो ये तो देख ही लोगे, तुम्हारे पे होगा कि CDF ऑफ x जो होगा, या मैं ऐसा लिखूं देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू π/4, ये किसके इक्वल है, 1/√2 के। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ A B है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू √3/2, ये ऐसा लिखते हैं ये है ना। ये हो जाएगा। C है x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड D है x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ये चीज है, इसका ग्राफ बनाओ सब दिख जाएगा आपको। बताइए क्या क्या करेक्ट है इसमें। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है, ग्राफ बनाओ और ग्राफ से दिख जाएगा कि 4 ऑप्शन में क्या क्या करेक्ट है। A एंड D। ओके, कौन सा A एंड D, अच्छा।
बाकी लोग बताओ भाई कि ये सही कह रहे हैं, एम एस क्यू है ये, तो ओनली ए। देखो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो, अच्छा इसको मैं अगले पेज पे ग्राफ बनाता हूँ, इसको रहने दो। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये जो है मेरे पास इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, और ये ज़ीरो है, यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा ना, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। तो इसमें ये बोला गया है अच्छा लेस देन पाई बाई 4 आई थिंक हमने लिया हुआ है 0 है ना, लेस देन पाई बाई 4 0 है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 3, तो पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की, 1/√2। सो 1/√2 से स्टार्ट होगा, और साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ना, क्योंकि साइन जब हम बना रहे होते हैं तो हमारा ऐसा होता है, तो ये पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई बाई 3 है, इधर पाई बाई 4 होगा, यही ना। तो ग्राफ ऐसा सीधा जाएगा, देखो तुम ग्राफ ये देखो, पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे नंबर होगा √3/2, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 डिग्री, सही है ना, और पाई बाई 3 पे क्या हो जाता है, यहाँ 1 है, सो 1 से लेके इन्फिनिटी, यही है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब यहाँ देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, सो किसी को डाउट है देखो इसमें ध्यान से। सो ये मेरा सीडीएफ था, ये ग्राफ बनाया मैंने। अब ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये जो आपका सीडीएफ है ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये साइन का ग्राफ था ना, दिस वाज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो ये था एक्स वर्सेस साइन एक्स, ये है एक्स वर्सेस सीडीएफ ऑफ एक्स, ठीक। तो पाई हो जाता है, बताओ भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ना, कि ये पाई बाई 4 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, पाई बाई 4 एंड पाई बाई 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। सो यहाँ लिखेंगे जो ये CDF है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो x जो है डिसकंटिन्यूअस इन दोनों पॉइंट पे। आपको भी बताया था मैंने, जो जंप का लेंथ है, लेंथ ऑफ द जंप इज द प्रोबेबिलिटी एट द पॉइंट। आगे मैं इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे हम लोग। तो जंप एट अ पॉइंट इन द CDF इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो मैं चाहूँ तो इसी थ्योरम के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ कि थ्योरम जो है कि जंप, जंप का मतलब लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इन CDF, जो भी CDF में जो जंप है एट अ पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो आपको ये समझ आएगा, इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिखता हूं, जरा समझो ध्यान से। तो अभी इसको देखो, मुझे बताओ कि पाई बाई 4 पे ये डिसकंटिन्यूटी का लेंथ कितना है, जंप का लेंथ कितना है, व्हाट इज लेंथ ऑफ जंप एट पाई बाई 4, ये लेंथ बताओ, ये कितना लेंथ है ना, 1/√2 माइनस 0 मतलब 1/√2, यस। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ जंप एट पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे लेंथ ऑफ जंप कितना है, ये लेंथ कितना है जंप, 1 माइनस √3/2, समझ आ रहा ना, ये नंबर 1 है, ये √3/2 है, तो ये पूरा 1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये √3/2 है, तो घटा दो इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस √3/2। और क्या ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, अच्छा इसमें अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे
सपोर्ट ऑफ एक्स क्या आएगा या रेंज ऑफ एक्स क्या आएगा, इस रेंज को ही सपोर्ट है बोल रहा हूँ मैं। इस CDF को देख के तुम्हें आइडिया है कि रेंज क्या होता है। रेंज वो वाला पार्ट होगा जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे रेंज हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे, तो यहाँ पे रेंज जो आएगा π/4 से π/3 इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद हमेशा CDF 1 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट के बाद CDF हमेशा 1 हो जाएगा। सपोर्ट अगर बाउंडेड है तो उसके बाद CDF 1 ही होगा। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है ये है। अच्छा क्वेश्चन ये है, ये तो अनकाउंटेबल सेट है, इंटरवल आ गया ना, तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस एंड मिक्स दोनों में होता है, और जंप तो डिस्क्रीट में ही होता है। तो कुछ डिस्क्रीट की प्रॉपर्टी, कुछ कॉन्टिन्यूअस की। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, लेकिन तो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अगर ये डिस्क्रीट होता तो स्टेप फंक्शन, स्टेयर्स है ना, तो स्टेप फंक्शन जो होता उसका ग्राफ होता, मतलब पीस वाइज कॉन्स्टेंट होता, लेकिन वो भी नहीं है, तो ना तो डिस्क्रीट है ना कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे क्या है जी, π/3 पे ओपन, हाँ ये ओपन है यहाँ पे और यहाँ क्लोज्ड है। अच्छा यहाँ ओके, सपोर्ट में, सपोर्ट जो हम कंसीडर करते हैं वो जनरली हम लोग सपोर्ट जो लेते हैं वो हम लोग क्लोज इंटरवल ही लेते हैं मोस्टली। और π/3 पे क्लोज इसलिए किया मैंने क्योंकि π/3 पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। तो आगे मैं बताऊंगा सपोर्ट क्या होता है, कि वो पॉइंट जहां पे PDF या PMF पॉजिटिव हो। तो देखिए π/3 पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है ना, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा सपोर्ट में, है ना, इसीलिए हाँ। नहीं एक मिनट एक मिनट आपसे पूछेगा आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन π/3, तो आप ग्राफ देख के बताओ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू π/3, और 1 माइनस इसको लिख सकते हैं CDF एट π/3, हाँ या ना, देखो CDF यही होता है ना, x लेस देन इक्वल टू x। अब CDF एट π/3 बताओ, यहां से ध्यान से देखो, इसमें जब x की वैल्यू π/3 है तो क्या आएगी, जब 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट के बाहर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। एग्जैक्टली सपोर्ट के बाहर CDF 1 होगा, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगी। तो आप जो सोच रहे हैं यस, क्योंकि मैंने कहा रेंज ये है ना, आप इसमें से डिसाइड कर रहे हैं कि रेंज जो है π/3 से ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप कहते हैं क्या x लेस देन π/4 कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यस तब भी 0 आएगा। तो सपोर्ट के बाद कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सपोर्ट के पहले कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब ये इंटरवल है ना, तो ये रेंज है इसका, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसके बाद प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यस। तो ये रेंज है रैंडम वेरिएबल का, सपोर्ट मतलब रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, है ना। तो अभी मैं पहले, अभी हमने CDF सिर्फ डिफाइन किया, अभी मैं PDF डिफाइन करूंगा, PMF डिफाइन करूंगा, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे होगा। तो आज की क्लास में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि डिस्क्रीट होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या सही हो गया, तो यहाँ से A भी सही है, B भी सही, किसी ने ढंग से ग्राफ नहीं बनाए, ये गलत है और ये सही है। किसी को डाउट है बताइए। हाँ देखो इसको जरा रियलाइज करो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, कि हम कह रहे हैं कि x बराबर x नॉन जीरो होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू R। तो आप सोचो ये जो CDF था इससे हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाला, तो देखिए प्रोबेबिलिटी x बराबर π/4 क्या हो रहा है 1/√2 है, जो नॉन जीरो है ना। तो यही तो मैं कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x नॉन जीरो आएगा फॉर सम x बिलोंग्स टू R, मतलब कोई ना कोई एक रियल नंबर तो होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी उस एग्जैक्ट पॉइंट पे 0 नहीं आएगी। तो यहाँ π/4 भी वो x है, वो x 1/3 भी है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। हमने पहली चीज का, यस यस आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या डिस्क्रीट में ये वाला कंडीशन होगा,
हाँ वही तो कह रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है, ये डिस्क्रीट में हो जाता है, तो ये मिक्स्ड है ना, ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस दोनों इसमें मिक्स्ड है पूरी तरह से। ना तो ये डिस्क्रीट है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट में अनकाउंटेबल हो नहीं सकता रेंज, तो इस वजह से डिस्क्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रीट होगा तो रेंज काउंटेबल होने चाहिए, तो वैसा हो नहीं रहा है। किसी पॉइंट पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो किसी हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए थी। तो ये ना तो पूरी तरह से डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसका नाम मिक्स रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज अनकाउंटेबल है, ये रेंज है। अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ, विच इज अनकाउंटेबल सेट। तो यहाँ आप देखो, अरे भाई, ये जो रेंज है इसका, यहाँ से देखो सपोर्ट रेंज, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ रेंज ऑफ एक्स इज अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल तो डिस्क्रीट में हो नहीं सकता ना, ये है, तो एक तो अनकाउंटेबल सेट है। और जैसे इसको मैं ठीक से लिख दूं तो यहाँ मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज नॉन जीरो फॉर x जो है पाई बाई 4 है और x पाई बाई 3 है। तो हमने कहा था ना कि x बराबर x नॉन जीरो होगा फॉर सम x। सम x का मतलब एटलीस्ट 1x, मतलब कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, तो वो यहाँ पाई बाई 4 और पाई बाई 3 दो पॉइंट है, इसीलिए चेक कीजिए। तो इस तरह के रैंडम तो इसलिए जो आप देखते होंगे पीडीएफ सिर्फ डिस्क्रीट का, पीएमएफ डिस्क्रीट का होता है, पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस का होता है, मिक्स का कोई पीडीएफ पीएमएफ फॉर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ सीडीएफ के थ्रू लिखते हैं। तो सीडीएफ के थ्रू आपने देखा है ना, तो ओके तो पहचान लोगे ना सीडीएफ का ग्राफ देख के कि एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। और देखो मैं अगर इस थ्योरम लिखूं इसके लिए, तो थ्योरम लिखूंगा कि x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF जो इसकी होगी दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट सम x बिलोंग्स टू R एंड CDF जो होगी इज strictly increasing on I which is a subset of for some x belongs to I which is subset of R। मतलब एक ऐसा इंटरवल आपको, I यहां इंटरवल है ना, एक ऐसा I इंटरवल होगा जिस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिस्क्रीट में कभी भी सीडीएफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता किसी भी इंटरवल पे, है ना, वेयर आई इज एन इंटरवल, जहां मैं बोल रहा हूं कि आई इज एन इंटरवल। तो मिक्स्ड है तो पहली बार सीडीएफ डिसकंटिन्यूअस होगी कुछ पॉइंट पे, एक पॉइंट पे भी हो जाता। फॉर सम का मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है ना। फॉर ऑल कहीं कहीं देखते होंगे, फॉर ऑल मतलब फॉर ऑल द पॉइंट्स। फॉर सम का मतलब कुछ पॉइंट पे, कुछ मतलब एटलीस्ट वन है, सम का मतलब एटलीस्ट वन। एंड सीडीएफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर सम, यहाँ भी सम, कोई एक ऐसा एक्स होगा जो इंटरवल, या फॉर सम क्या फॉर ऑल, तो यहाँ पे फॉर ऑल लिख दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, है ना, जहां आई कोई इंटरवल है। तो एक आई जो होगा सबसेट ऑफ आर होगा, एक ऐसा एग्जिस्ट इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, यह है ना, ऐसा लिख सकते हो, या ऑन आई ऐसा लिख लो चाहो है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई विच इज सबसेट ऑफ आर, जहां आई कोई इंटरवल है, तो आई कोई भी एक इंटरवल मिल जाए, तो इस तरह से। तो तुम कहोगे ये तो कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में फिर ये नहीं होता है ना, ये डिस्क्रीट में होता है तो फिर ये डिस्क्रीट में ये नहीं होता है, तो इस तरह से है। तो मिक्स्ड है, इसलिए नाम इसका मिक्स्ड रखा गया है, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्रीट की है, कुछ कॉन्टिन्यूअस की है, लेकिन ऑल दी प्रॉपर्टी डिस्क्रीट की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, कॉन्टिन्यूअस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये है। ठीक है भाई, तो अभी मैंने डिफाइन किया आपके लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रॉपर्टी सीडीएफ के टर्म में, कॉन्टिन्यूअस उसकी प्रॉपर्टी सीडीएफ के टर्म में, मिक्स्ड सीडीएफ के टर्म में, ठीक है। अभी मैं पीएमएफ और पीडीएफ डिफाइन कर लेता हूं, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला टर्म जो है आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, ठीक है ना। सो आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो क्या होगा, ये सिर्फ इसी को शॉर्ट में हम लोग पीएमएफ लिखते हैं। तो पीएमएफ, तो हमने सीडीएफ लिखा था। सीडीएफ एक फंक्शन है आर टू आर, जिसमें ये था कि सीडीएफ एफ एक्स, कैपिटल एफ का नोटेशन है सीडीएफ का। सो एफ एट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो डेफिनेशन लिखा था मैंने। पीएमएफ क्या होगा, ये भी एक फंक्शन है ना, पीएमएफ भी एक फंक्शन है। तो लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो सिर्फ डिस्क्रीट के पास पीएमएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस में पीएमएफ नहीं होता, पीडीएफ होता है। तो लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो अ फंक्शन, मान लो स्मॉल p है, जो r से r में डिफाइंड होगा, या 0 1 में भी कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, ये pmf 0 1 से बाहर नहीं जाएगा। तो x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अ फंक्शन स्मॉल p r टू 0 1, है ना। सो ये जो होगा डिफाइंड एज, तो ये जो px होता है ना, कि इसका ये मतलब है प्रोबेबिलिटी दिस। सो px, जो स्मॉल px लिख रहा हूं मैं, ये कैपिटल p है ना, ये स्मॉल p है, यहाँ पे कैपिटल p x इज इक्वल टू x, ये बोल रहा हूँ। फाइंड एज दिस इज pmf ऑफ x इफ एंड ओनली इफ। तो इस तरह से डिफाइंड होगा, और ये pmf तभी बनाएगा, तो पहली कंडीशन है कि ये जो px है, जो कि मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी x मोर, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरी कंडीशन है कि ये जो समेशन होगी pf, है ना, क्योंकि डिस्क्रीट है तो इसका सपोर्ट काउंटेबल होगा, और काउंटेबल पे क्या करते हैं आप, समेशन। तो यहां से सो x फ्रॉम, अच्छा क्या सपोर्ट तो पता ही नहीं मुझे, तो अभी के लिए लिख देता हूं कि x कोई भी रियल नंबर हो, x बिलोंग्स टू r, ये जो समेशन आएगी, समेशन यहाँ पे, क्योंकि इसका रेंज डिस्क्रीट होगा तो मेनली डिस्क्रीट पे ही करना है, या आप जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू x, अब जो भी सपोर्ट है उस पर ऐड करना है आपको दिस। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये दो प्रॉपर्टी है कि ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, समेशन इसका 1 होना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा है px वो एक pmf है। क्लियर है, देखिए देखो ओके है कि नहीं। हाँ, डिस्क्रीट सपोर्ट और रेंज, हाँ मतलब देखो मेनली जो सपोर्ट हम यूज करेंगे, डिस्क्रीट का जो सपोर्ट होगा वो काउंटेबल सेट होगा, रेंज भी काउंटेबल सेट ही होगा, वही चीज़ है। और काउंटेबल सेट आएगा, ठीक है ना, डिस्क्रीट में दोनों। डिफरेंस नहीं है, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, आगे हालांकि सपोर्ट में आगे डिफाइन करूंगा प्रॉपर डेफिनेशन। रेंज हमने देखा था कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो आएगी वो रेंज आएगी। सो वही यहाँ पे जाके मेनली देखो सपोर्ट में रेंज के वो वाले पॉइंट नहीं इंक्लूड होंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 है मान लो डिस्क्रीट में, तो वो सपोर्ट में नहीं आएगा, सपोर्ट में वही वाले पॉइंट्स आएंगे जिस पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, ये चीज है। ओके है ना। तो रेंज तो जैसे एक फंक्शन के तौर पे था, रैंडम वेरिएबल x है, सपोर्ट प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइंड होता है, और रेंज हमने बिना प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइन किया था। रेंज क्या था, एक x फंक्शन है ओमेगा टू r, तो x की जो जो पॉसिबल वैल्यू आई वो रेंज आ गई। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक्चुअली जो रेंज में पॉइंट्स आए उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। अब जिन जिन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आएगी वही सपोर्ट में इंक्लूड होगा। अगर मान लो रेंज का कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिसपे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो वो सपोर्ट में नहीं आएगा। तो थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट का डेफिनेशन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा जाता है, और रेंज जस्ट एज ए फंक्शन का जैसे रेंज होता है उसके तरह से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम है दोनों, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम होगा, बट कुछ ऐसा केस हो सकता है जहाँ डिफरेंट हो जाए। तो सपोर्ट अब इसके बाद डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। हाँ ये है, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा कोई ऐसा डिफाइन कर दे किसी जहाँ पे 0 आ जाए, मे बी कुछ ऐसा हो जाए। आई थिंक होना नहीं चाहिए, बट ऐसा देखना पड़ेगा।
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर ऐसा ऐसा आप कह रहे हो ऐसा है तो रेंज ऑफ सपोर्ट सेम है, ये बोल रहा हूँ। क्योंकि चूंकि रेंज में प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है ना, और सपोर्ट में प्रोबेबिलिटी के बेस पे डिफाइन होगा सपोर्ट का डेफिनेशन। सो ऑलमोस्ट सेम है, बट हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे आप इंक्लूड कर सके, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सेम ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेफिनेशन दोनों का अलग अलग मैं ये बोल रहा हूँ, बट सेट ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो ये है। कॉन्टिन्यूअस में सपोर्ट क्यों नहीं होगा? कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ के टर्म में डिफाइन करेंगे कि जहां पे पीडीएफ पॉजिटिव है, मैं पीडीएफ डिफाइन करूंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो एक्स की वो वैल्यूज जहां पे पीडीएफ पॉजिटिव है, तो जिस इंटरवल में मतलब पीडीएफ पॉजिटिव है जिन एक्स के लिए, वो उसका सपोर्ट है। पीडीएफ भी डिफाइन करेंगे हम लोग, है ना, तो उसके बेस पे डिफाइन करूंगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन, किसी को अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो। यस, उसका सपोर्ट अनकाउंटेबल होता है, तो हम डिस्क्रीट के लिए इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन के थ्रू निकाला जाता है, तो वहां प्रोबेबिलिटी सिर्फ इंटरवल पे निकाल पाएंगे आप। किसी पॉइंट एक्चुअली जंप था ना, तो कॉन्टिन्यूअस से जंप तो आएगा ही नहीं, लेकिन वहां प्रोबेबिलिटी इंटरवल पे निकलेगी। किसी पॉइंट पे हमेशा जीरो आएगी, किसी इंटरवल पे नॉन जीरो आएगी, तो एरिया अंडर अ पीडीएफ वहां पे आएगा, तो उसका जो सपोर्ट है या रेंज है कॉन्टिन्यूअस में, वो अनकाउंटेबल सेट आएगा। ये है, दोनों अलग अलग नेचर है। तो यहां हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, क्योंकि पीडीएफ पीएमएफ में प्रोबेबिलिटी पॉइंट पे ही डिफाइन होता है। कॉन्टिन्यूअस में ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, वहां डिफाइन होगा पीडीएफ पॉजिटिव होनी चाहिए, कि वैसे एक्स की वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ पॉजिटिव है, पीडीएफ होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो उस पर आएंगे। यहाँ मास है प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, डेंसिटी जनरली इंटरवल में बात करते हैं हम लोग। तो डेंसिटी एक फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये समझ लो कि एरिया अंडर दैट, है ना, टोटल जो फंक्शन होगा वो वन आएगा, वो प्रोबेबिलिटी बताएगी। ठीक है भाई, अभी किनका डाउट था, समझ आया कि नहीं? कौन पूछ रहे थे, नवजोत? हाँ ठीक है ना, मतलब वरना काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो तो शायद बेटर एक्सप्लेनेशन हो। तो ये है। ठीक है, हाँ जी। जी ठीक है। हाँ हाँ, वो अभी आपको बताएंगे, अभी डायरेक्टली आ जाएगा, फॉर्मूला लिखा दूंगा उसका, आ जाएगा इजीली, आ जाएगा वो अभी इजीली आ जाएगा। उसके लिए मुझे पहले वो फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा, तो वो निकल आएगा। तो ठीक है भाई, अभी मैं आपको एक टॉपिक लिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ। तो सीडीएफ अगर गिवन है तो डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बिना पीएमएफ पीडीएफ निकाले, है ना, लेकिन मैं अभी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। तो ये पीएमएफ का डेफिनेशन है, एक एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान से देखो। तो पीएमएफ होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और सम वन होनी चाहिए, तब बोलेंगे ये पीएमएफ है। ओके है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर मान लो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीएमएफ ऑफ एक्स। तो पीएमएफ लिख रहा हूं मतलब एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो पहला मैं लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपको दे रखा है जैसे 1/2 की पावर एक्स, एक्स फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 0 अदरवाइज। ठीक, दूसरा है ये ए है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स हाफ की पावर एक्स, एक्स 0 1 2 डॉट 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 एंड 0 अदरवाइज। थर्ड जो होगा हमारे पास, तो द थर्ड वन इज, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इधर लिख दो, तो इसको एडिट कर देते हैं ना। तो यहाँ से आएगा सी डी डॉट डॉट डॉट, है ना, ये है। अब यहाँ मैं कर देता हूँ x+1 x+1। क्वेश्चन क्लियर है? चार अब मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताने हैं इन चारों में से कौन सा पीएमएफ है कौन सा पीएमएफ नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन देख लो एक बारी। अच्छा, ए और डी होगा, ओके, बाकी लोग देख लीजिए।
तो आप चेक कीजिए, क्या चेक करना है सब में। हमने अभी डेफिनेशन लिखा है ना यहाँ पे कि कोई, जैसे मैं जस्ट आपको रिकॉल करा देता हूँ। सो रिकॉल में ये था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज PMF इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन है। तो एक तो ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि जब आप समेशन करेंगे तो ये 1 आना चाहिए x बिलोंग्स टू r। ये वाली ये डेफिनेशन है PMF का, मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए। और ये लगाइए आप लोग, चेक करो इन चारों में कौन कौन सा है जो इन चारों कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी लोग कन्विंस्ड हैं? देखो नॉन नेगेटिव सब है, कहीं नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। तुम एक्स कुछ भी ले लो, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं ना। तो पहला कंडीशन तो ऑलवेज ओके है, मतलब चारों ऑप्शन में ओके है। बस आपको चेक करना है दूसरे वाला कंडीशन कि सम किसका किसका 1 आएगा। मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं, बताओ। कर पा रहे हो तुम लोग चेक? हाँ या ना? जैसे तारा था ए और डी, हो गया ना? तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं? ठीक है, चलिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें सम निकालिए। सी में क्या है? सी में जैसे इसको सॉल्व करें, क्या सम 1 आएगा? क्वेश्चन ये है। तो अभी जैसे सी वाला में अगर मैं समेशन लगाऊं, देखिए तो बाकी पॉइंट पे तो जीरो है, तो मेनली ऐड तो इन्हीं नंबर्स पे करने हैं, बाकी पे तो जीरो ही है, तो जीरो पे ऐड करके जीरो ही आएगा।
तो हमें बस ऐड करना है इन पॉइंट्स पे। तो x फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी करना है, क्योंकि बाकी पे तो जीरो है ना, हम ऐड उसी को करेंगे जो नॉन जीरो है, जीरो का समय जीरो ही आएगा। तो हम 1 से इन्फिनिटी में ऐड करते हैं हाफ की पावर x प्लस 1। इसको खोलिए क्या आएगा, तो इसको खोलेंगे तो हाफ, फिर हाफ का नहीं, x को 1 रखेंगे तो हाफ के स्क्वायर से स्टार्ट होगा, क्यूब हाफ की पावर 4। और जैसे कल की डाउट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम का, वही लगेगा यहाँ पे, a अपॉन 1 माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो। तो यहाँ से, इसलिए यहाँ से आ जाएगा आपका a अपॉन 1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म है 1 बाई हाफ स्क्वायर, एंड कॉमन रेशियो कितने का चल रहा है 1/2 का, तो यहाँ से आ गया 1/4 अपॉन 1/2, तो आंसर 1/2 आ गया। सम कितना आना चाहिए था 1, लेकिन सम आया हाफ, तो इसीलिए ये पीएमएफ नहीं है। ठीक है, तो पीएमएफ होने के लिए बाद में बताऊंगा कि ए और डी दोनों ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, जिन लोगों को आइडिया उनको पता होगा। तो जस्ट अभी चेक करना है कि पीएमएफ है कि नहीं है। सो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पीएमएफ है कि नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, देखो जैसे इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि चलो अभी इसको मैं 6 क्वेश्चन कर देता हूँ, ऐसे ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन का सही हो। तो कंसीडर फॉलोइंग टेबल एज अ पीएमएफ ऑफ एक्स, एक टेबल बना के, जैसे आप देखे होंगे लोअर क्लास में भी। अब ये क्या करता है, यहाँ बोलता है ये एक्स की वैल्यू है और यहाँ प्रोबेबिलिटी एट एक्स है। सो लेट्स से जैसे यहाँ पे है वैल्यू मान लो 0 1 2 3 4 5, चलो ये ले लिया मैंने। और यहाँ है मान लो k 2k 3k 4k, फिर मान लो यहाँ k, यहाँ 2k कर दिया एग्जाम्पल के लिए। तो आपसे बोलेंगे पीएमएफ है, तो पूछेगा देन वैल्यू ऑफ k इज, बताइए क्या आएगा। तो पहला ये पीएमएफ है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉइंट वाइज इन्होंने एक टेबल दिया, क्या दिया कि जब स्मॉल x 0 है तो 0 पे प्रोबेबिलिटी, ये लिखना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे k है, x बराबर 1 पे 2k है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये और ये लिखना बराबर ही है। ठीक है, तो यहां से आप इजीली आंसर निकाल लेंगे। इसी को मैं ऐसा लिख सकता था, चलो जिनको समझ आ रहा है ठीक है, ये पीएमएफ है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपको पता है कि ईच पॉइंट पे, सही बता रहे हैं ना, तो हमें क्या पता है यहाँ पे सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ईच पॉइंट पे नॉन नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एटलीस्ट ये जो नंबर है ये पॉजिटिव, पहला चीज़ तो ये आएगा यहाँ से निकल के k मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन था समेसन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1 होना चाहिए। तो देखो अब बाकी पॉइंट जो नहीं लिखा गया उस पर 0 है, वो ऑब्वियस है 0, अदरवाइज आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी नॉन जीरो वाली, और जिन पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है मतलब वो 0 है वहाँ पे, तो ऑब्वियस है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया था ना कि 0 अदरवाइज, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी मीनिंग वही होता। तो सम कितना 1 हो जाएगा, तो सबको अब यहाँ x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगी, बाकी पे तो 0 है, तो ऐड कर लीजिए इसको, 2 है ना, 3 4, तो कितना हो गया 13 आता है टोटल, 13 है ना 13। सो 13k इज 1, सो यहाँ से k की वैल्यू 1/13। अब जैसे आपसे पूछ लेगा इसी में, जैसे पूछ लेता आपने लोअर क्लास में देखा होगा कि ऐसा पूछ लेता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू, चलो x इज लेस देन इक्वल टू 3, मान लो ये पूछ लिया आपसे। इसका क्या मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू 0 1 2 3 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन कहता है कि इसमें ये सारी वैल्यूज हैं तो ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो यहाँ आपको लिखना होगा x बराबर 0 पे, प्लस x बराबर 1 पे, फिर x बराबर 2 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, इसको ऐड कर लो। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ से k थी, 2k 3k 4k, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k 10 हो गया, 10k, और k हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आंसर आ गया 10/13। फिर डाउट तो नहीं इस तरह क्वेश्चन में, तो ऐसा पूछ लेगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे। जोर जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो। जी जी जी, तो डिसजॉइंट बनाया ना हमने, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये जो सेट है 0 1 2 3,
क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यूनियन 3। अब एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन कहता है कि अगर यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कब? अगर E1 E2 डिसजॉइंट हो, या इसी को जनरलाइज कर सकते हैं E1 E2 E3 E4 चार भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, कब? अगर E1 E2 E3 पर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। तो डिसजॉइंट है ना, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इससे डिसजॉइंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वही किया हमने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये था x बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इसको हमने चार पार्ट में ब्रेक कर दिया इस तरह से, अब फिर इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो वो इस पे प्रोबेबिलिटी आ गया। यहाँ इक्वली लाइकली नहीं, ये नहीं सोचना कि अच्छा ये 4 है और यहाँ 6 था तो 4/6, ऐसा नहीं करना है, गलती है ना। आपको बता रखा है हमने कि जो क्लासिकल डेफिनेशन है, जो है ना क्लासिकल डेफिनेशन था, वो तभी वैलिड है जब इक्वली लाइकली आउटकम होगा, तो यहाँ इक्वली लाइकली नहीं है ना, ऐसा थोड़ी हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसा गलती नहीं करना कि 4 है तो चलो 4 और टोटल कितना था x की वैल्यू 6, तो 6, तो ऐसी गलती नहीं करना आपको, है ना। आपको अब लगाना है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, वो ये कह रहा है कि ये 4 पॉइंट है तो ईच पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो, ये है। ओके जी, तो ये हमें डिफाइन किया मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता है। अब आज मैं सिर्फ डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, डेफिनेशन और थ्योरम्स, है ना। तो अभी मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं और आगे और थ्योरम्स में लिखूंगा, आज टाइम बचा तो आज, नहीं तो कल, फिर क्वेश्चंस कल ही कराऊंगा अभी। तो यहाँ पे होगा, अगला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको शॉर्ट में पीडीएफ बोलते हैं, और पीडीएफ किसके पास होता है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पास, ठीक है ना। और मिक्स्ड के पास पार्शियली पीएमएफ भी होता है, पार्शियली पीडीएफ भी होता है, मतलब फुल पीएमएफ फुल पीडीएफ नहीं होगा, कि सम 1 नहीं आएगा वहाँ पे, लेकिन दोनों पीडीएफ और पीएमएफ दोनों को ऐड कर लेंगे तब जाके 1 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हाँ, तो ये होगा कि लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अ फंक्शन fx, तो मैं ऐसा लिखूंगा fx, यहाँ सफिक्स में x इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे ताकि ये रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ है, जब मैं y का पीडीएफ लिखूंगा तो यही f ही होगा, बट मैं जस्ट y लिखूंगा तो ये रैंडम वेरिएबल y का पीडीएफ होगा, है ना। इस तरह से बुक में ऐसा करता है, x का पीडीएफ f लेता है, y का पीडीएफ g लेता है, z का पीडीएफ h लेता है, ऐसे कर करके, लेकिन मैं इस तरह का नोटेशन फॉलो करूंगा। सो अ फंक्शन दिस इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे पीएमएफ का डेफिनेशन था वैसे ही पीडीएफ का डेफिनेशन है, बट डिफरेंस क्या है कि पीएमएफ तो डिस्क्रीट के पास होता है और डिस्क्रीट का सपोर्ट या रेंज काउंटेबल था, तो काउंटेबल सेट पे हम समेशन करते हैं, और यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो इसका रेंज अनकाउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल में क्या करना पड़ता है हमें? अनकाउंटेबल सेट पे समेशन नहीं लगा सकते आप, है ना। समेशन डिस्क्रीट सेट की प्रॉपर्टी है, उसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, सेम ही होगा, वही दो कंडीशन जो वहाँ लिखा था। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि अ फंक्शन f, और f कहाँ से कहाँ तक है? fx इज pdf ऑफ रैंडम इफ एंड ओनली इफ, पहला ये था कि जो fx ऑफ x है ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और दूसरी है एंड इंटीग्रेशन अगर मैं इसका करूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में तो ये 1 देना चाहिए, तो ये है। और रिमार्क में अगर लिख दूं जो मैं लिख रहा था ना, चलो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको रिमार्क यहीं पे ऐड कर देता हूँ। तो अ फंक्शन fx जिसका डोमेन तो रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है, दिस इज पीडीएफ ऑफ x। मैंने पीएमएफ में आपने ध्यान दिया होगा मैंने कोडोमेन को 0 to 1 लिया था, क्योंकि पीएमएफ कभी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन पीडीएफ 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि गलती क्या करता है बच्चा, समझता है पीडीएफ प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट है। पीडीएफ इज नॉट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, पीडीएफ एक फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप इंटरवल्स पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं।
सो जैसे यहाँ पे अगर समझाऊँ, आपको याद होगा एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट, कि जैसे कोई ग्राफ है, लेट से अगर ये पीडीएफ है किसी फंक्शन का, लोग जानते होंगे नॉर्मल का है, तो अगर ये पीडीएफ है ना, लेट से चलो यहाँ पे है एग्जांपल के लिए एक्स है और इधर एफ एक्स है, मैं पीडीएफ बोल रहा हूँ, कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ नोटेशन है पीडीएफ के लिए, कैपिटल एफ नोटेशन है सीडीएफ के लिए, स्मॉल पी एक्स क्या क्या, हाँ सबस्क्रिप्ट एक्स का मतलब वो रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ है, ठीक है ना। अगर यहाँ रैंडम वेरिएबल वाई होगा तो मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट में वाई लगाऊंगा, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ हाँ, एफ वाई ब्रैकेट में स्मॉल वाई, यस यस। तो मैं बोल रहा हूँ होता क्या है कि एरिया अंडर दिस कर्व, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी एरिया क्या आएगी, अगर ये पीडीएफ है एग्जांपल के लिए, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा टोटल कितना आएगा, आपको याद है ना लोअर क्लास में आपने 11 12 में पढ़ा होगा, एरिया अंडर अ कर्व, तो आप क्या लिखते थे, ए बी इंटरवल में एरिया निकालना है फंक्शन का एबव एक्स एक्सिस, तो क्या होता था ए टू बी इंटरवल एफ एक्स डी एक्स। मैं ये कह रहा हूँ लोअर क्लास में आप एरिया पढ़ते थे ना 11 12 में, ये एरिया होता है, ए से बी लिख लो, तो ये क्या होता था एरिया अंडर अ कर्व एफ एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन इंटरवल ए बी, तो उसमें एरिया आता था ये, तो वही है एक्चुअली, ये भी तो एरिया ही है। तो टोटल एरिया जो ये फंक्शन है एक पीडीएफ, उसके अंडर का एरिया हमेशा 1 आएगा, तो एरिया अंडर अ पीडीएफ इज ऑलवेज 1। तो ये जो एरिया होगा शेडेड रीजन का, अगर मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ का ग्राफ है, लेट से ये पीडीएफ है, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, दिस इज ऑलवेज 1, ये शेडेड रीजन के अंडर का एरिया हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी ऑलवेज 1। ठीक है भाई, सो ये जो एरिया है ये 1 होगी, दिस इज द 1, कोई भी पीडीएफ होगा तो पीडीएफ के अंडर का एरिया हमेशा 1 होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे पिछला क्वेश्चन लिखा था वैसे ही, क्वेश्चन नंबर चलो 7 कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, या which of the following function is pdf of x, ये पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन लिखूंगा यहाँ फिर से मैं। तो पहला ऑप्शन है, आपको बताना पीडीएफ है कि नहीं है, 1 व्हेन x बिटवीन 0 एंड 2। अरे माइक किसका, शिव कुमार आपका माइक ऑन है, लग रहा है गलती से ऑन हो जाता है ना, तो हाँ ठीक है। तो क्या आएगा, अदरवाइज ये है दूसरा, एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, या लेट से 2 व्हेन एक्स बिटवीन 0 एंड 1/2। चलो यहाँ भी 1/2 ही कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो, 0 अदरवाइज, फिर इसी में सी है 6x इंटू 1 - x, डी है 1/π, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन कौन सा पीडीएफ होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन कौन सा है। सो अभी है ना, याद दिलाने के लिए मैं बता दूं आपको, रिकॉल कि कोई फंक्शन जो है पीडीएफ है, फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि
पहली कंडीशन है कि जो एफ एक्स ऑफ एक्स है दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड दूसरी कंडीशन है इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन जो है वो 1 के इक्वल आने चाहिए। चेक कर लीजिए। तो ये टू कंडीशंस कौन कौन से फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, सारे चेक करो फिर एक साथ ऑल करेक्ट बताओ। बी एंड डी, अच्छा। बी सी डी, ओके। तो मैं सॉल्व करूं या समझ आ रहा है सब लोगों को? बताओ भाई बाकी लोग। आपको चेक करना है कि इन डी डी पार्ट जो है कि ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 + x² है पाई, है ना। तो ये तो आपको पता है कि कभी नेगेटिव नहीं आएगा, चाहे x कुछ भी रख लो नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो पहली कंडीशन ओके है कि ये नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब आपको इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/π 1 + x² dx। सो 1/π बाहर करो। ये बताओ 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स x का। तो हो गया ना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x, की फॉर्मूला आपको याद होगा। सो इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x, और लिमिट कितना है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यहां कर देता हूं देखो। तो इक्वल टू 1/π बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी 1/π। बताओ tan की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कब आती है, किस एंगल पे? tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी, tan इनवर्स का डोमेन पता है? π/2। तो ये आएगा, और माइनस इन्फिनिटी कब आता है? -π/2 पे। तो ये कितना हो गया? 1/π इंटू पाई, आंसर इज 1। ओके है, देख लो। तो मतलब ये पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है, ये नहीं है। देखो पीडीएफ की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये नहीं समझना है कि पीडीएफ हमेशा 0 1 के बीच आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है। इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट कि आप देख रहे हो कि एक पॉइंट प्रोबेबिलिटी 2 है। कॉन्टिन्यूअस में हर पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है सब। तो पीडीएफ एक फंक्शन है जिसके अंडर का एरिया प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो वहां पे आप एक इंटरवल बताओगे किस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उस इंटरवल पे एरिया अंडर द पीडीएफ निकालना है आपको, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। और
बोलो। नहीं नहीं, वो तो एक जस्ट, वो कुछ डिनोट नहीं करेगी, वो फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट है, उसका प्रोबेबिलिटी है कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो उससे कोई वो नहीं आएगा। मान लो एक एक आपने कोई वैल्यू लिया बाकी वैसे एक पॉइंट पे, तो उससे कुछ नहीं आएगा एक्चुअली, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। पीडीएफ एट अ पॉइंट, उससे कोई, पीएमएफ पॉइंट पे होता है, पीडीएफ किसी पॉइंट पे निकालोगे प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, पीडीएफ की वैल्यू जो आ रही है उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, वो बस फंक्शन की वैल्यू है, तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो फंक्शन का कि उस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ क्या है ना, ये चीज़ है। मतलब वो बता रहा, वो फंक्शन की उस पॉइंट पे हाइट बता रही है, तो ये देख सकते हो तुम जो पूछना चाह रहे हो, अगर आपने पीडीएफ में एक्स को कुछ पुट कर दिया, मान लो एग्जांपल के लिए एक्स को आपने 1 रख दिया, तो वो बताएगा कि एक्स बराबर 1 पे जो पीडीएफ फंक्शन की हाइट कितनी है, जो पीडीएफ है उस फंक्शन की हाइट बताएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे यही बता रहा हूँ, आप इसी में देखो यही है, जैसे अब किसी ने कहा कि सर हम क्या करते हैं एक्स को, चल रहने दो, जैसे इसी में मान लो ये 1, ये 0 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, कोई भी ले लो वैल्यू है ना, तो आपने एक्स को 1 रख दिया, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा जो भी है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो ये नंबर मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। और प्रोबेबिलिटी एट 1 है एरिया ऑफ दिस, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना उस लाइन का एरिया है, अगर आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो एरिया ऑफ दिस लाइन, और एक लाइन का एरिया कितना होता है 0, है ना, क्योंकि ये तो दिख रहा आपको वैसे, क्योंकि ये लाइन तो बहुत थिन लाइन होती है, हम बनाए हमने ऐसे है। सो सो ये जब आप x को 1 रख रहे हो, पीडीएफ की वैल्यू ये वाली पॉइंट मिल जाएगी आपको, 1 कॉमा जो भी यहाँ पे आएगा f1, तो ये बस कोऑर्डिनेट मिल गया, पीडीएफ की वैल्यू फंक्शन की मिल गई, ये चीज़ है। तो अभी मैंने क्या क्या डिफाइन किया, तो आज मैंने डिफाइन किया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ, पीएमएफ, ये 5 चीजें डिफाइन किया हमने। कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन ये होता है, मगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि टाइम है ना हमारे पास, सो पहले इन सब डेफिनेशन को डाइजेस्ट करो, ठीक है। जैसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो मैं लिखता हूँ, एक बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कंसीडर अ फंक्शन, या ये ऐसे लिखे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, सी इंटू एक्स, एक्स बिटवीन 0 and 1 and 0 otherwise, this is pdf of a continuous random variable x, then value of c is, बताओ क्या आएगी, अगर ये पीडीएफ है तो c की वैल्यू क्या आएगी। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, बताओ कैलकुलेट करके। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो नहीं, आसानी से निकाल लोगे तुम लोग, अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सिंपली ये है कि हमें पता है कि जो पीडीएफ है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक, तो यहाँ से ये मिलेगा, तो ये इंप्लाई करेगा कि सी को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगला था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पीडीएफ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो आप देखो, जब x 0 से 1 में है तो सी एक्स है, और 0 से 1 के बाहर जो है ना, अगर आप यहाँ पे इक्वल भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 अदरवाइज, तो बाकी x के लिए तो पीडीएफ 0 है, तो ये 0 हो जाएगा बाकी के लिए, तो हमें मेनली इंटीग्रेट किस पॉइंट पे करना है, तो यहाँ सपोर्ट मैं भी डिफाइन करूंगा, है ना, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, तो यहाँ बस इंटीग्रेट करना है सी एक्स को, और पीडीएफ की वैल्यू सी एक्स कब है, जब x 0 से 1 में है, तो आपको सिर्फ 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, आपको 0 से 1 में ही सिर्फ इंटीग्रेट करना है, क्यों, क्योंकि बाकी पॉइंट पे 0 है प्रोबेबिलिटी, तो इंटीग्रेशन 0 हो गया होगा, तो ये है। अब इक्वल टू 1 कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, c बाहर है, x का इंटीग्रेशन x² 2 पुट करोगे, हाँ इसमें ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैं इस इंटीग्रल को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1,
1 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, और जब x मेरा, बताओ यहाँ पीडीएफ देखो आप ध्यान से, इसमें देख के बताओ कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 में है तो पीडीएफ किसके इक्वल है? तो 0 का इंटीग्रेशन करोगे आप, जब x 0 से 1 के बीच है तो पीडीएफ किसके इक्वल है? तो यहाँ हम cx को इंटीग्रेट करेंगे, और जब x 1 से इन्फिनिटी में है तो पीडीएफ किसके इक्वल है? तो ये फिर से 0 है, तो इसीलिए हमने कहा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो मेनली कैलकुलेट तो इतना ही करना है ना, 0 से 1 cx dx, और इसको 1 रख देना है, हो गया। बाकी लोग देख लीजिए, डाउट है तो बताइए। तो इंटीग्रेशन सपोर्ट पे होगा, तो अभी मैं डिफाइन करता हूँ सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जैसे अभी मैं लिख रहा था ना सपोर्ट, तो सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसका क्या डेफिनेशन है? सो जो सपोर्ट का डेफिनेशन है वो क्या होगा? सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, तो सिंपल है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स, जो कि रियल नंबर होगा क्योंकि हम आर पे डिफाइन करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, या एट विच, ये पीएमएफ जो है ना, पीएमएफ, तो डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, और कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ। तो या तो पीएमएफ यूज करोगे या पीडीएफ, तो डिस्क्रीट में पीएमएफ और कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो एट विच पीएमएफ और पीडीएफ इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पीएमएफ और पीडीएफ इज पॉजिटिव is called support of random variable x, is called support of random variable x। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोबेबिलिटी में अगर एक पीएमएफ डिफाइन कर देता हूँ, अभी लिखा था ना मैंने हाफ की पावर x, जहाँ x की वैल्यू थी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यही था नहीं, जब x है तो यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 है ना, क्योंकि पीएमएफ है ना, सम 1 आना चाहिए, तो एंड 0 अदरवाइज, ये हो जाएगा। तो बताइए इस केस में आपको क्या लगता है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एक्स? एक्स का सपोर्ट यहाँ पे क्या होगा? तो आपको देखना है ऐसे एक्स की क्या क्या वैल्यू है जहाँ पे पीएमएफ पॉजिटिव है, तो क्या लग रहा है आपको, देख के बताओ, तो पहले ही बता रखा मैंने, तो क्लियर है कि नहीं भाई? एक तो मुझे ये ठीक ठीक नहीं लगता, तुम लोग इतना टाइम क्यों लेते हो बताने में, देख के पता नहीं चल रहा है यहाँ पे? तो ये देख के, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है पीडीएफ कहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा इन्हीं पॉइंट पे ना, बाकी पे तो 0 है, 0 इज नॉट पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव थोड़ी है, तो ये अदरवाइज मतलब बाकी पॉइंट पे। जैसे अभी मैंने लिखा था एक क्वेश्चन, मान लो यही जो क्वेश्चन मैंने लिखा था अभी, पिछला क्वेश्चन जो था 2x x बिटवीन 0 एंड 1, 0 अदरवाइज, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें सपोर्ट क्या आएगा? और लाइव क्लास में हो तो पार्टिसिपेट करो, इंटरेक्ट करो, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल, क्योंकि ये बाकी पॉइंट पे 0 है, तो जहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पी एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये है ना, इसका जो सपोर्ट या रेंज, सपोर्ट आप बोलेंगे तो सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा, रेंज ही है ऑलमोस्ट है ना, दे आर रेंज ओनली। सो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ लिख रहे हैं, वो सीडीएफ होता था है ना, तो सीडीएफ में हम 0 पे क्लोज करते थे क्योंकि वहां पे सीडीएफ को मुझे राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना होता था। अब ये पीडीएफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 से 1 में अच्छा, तो यहाँ हाँ ठीक है, हाँ सही, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है ना। सो 0 से 1 इसको ऐसा कर लो, तो यहाँ पे 0 को हटा ही दो तुम यहीं से, है ना, सही कह रहे हो ना, क्योंकि एक्स को 0 रखें पीडीएफ तो 0 हो जाएगा, तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मे बी यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होगा, हो सकता है रेंज क्लोज 0 से क्लोज 1 हो, लेकिन यहाँ पे हमने
जो सपोर्ट लिखा वो 0 से 1, जो भी क्वेश्चन आया था ना कुछ देर पहले, तो मैं कह रहा हूँ रेंज और डोमेन थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पीडीएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे, 0 पे। तो हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल का रेंज 0 से इन्फिनिटी हो, क्लोज। सर तो फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो सपोर्ट है तो पॉजिटिव होगा, किसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों, नॉर्मल में क्या होता है पीडीएफ, पीडीएफ क्या होता है नॉर्मल का, बाय 2 का सिग्मा माइनस हाफ। ये एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइन, यहाँ तुम देखते हो क्या लिखा रहता है, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, तो फिर अब बताओ ये किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, कभी 0 होगा ये, तुम्हें लगता है कभी 0 होगा ये, फिर बताओ सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे, पूरा आर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पूरा सपोर्ट है इसका, रेंज यही है। थोड़ा आगे का स्टेप दिखाइए। बिकॉज ये जो पीडीएफ है इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पीडीएफ पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ पीडीएफ पॉजिटिव होना चाहिए, आप डेफिनेशन नहीं समझे ना, देखो ये तो लिखा हमने कि ऐसा एक्स जिसपे पीडीएफ पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो सपोर्ट होगा। तो यहाँ पूरा आर सपोर्ट है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ में जो ऑप्शन लिखा था, यहाँ देखो ये जो मैंने ऑप्शन लिखे थे, यहाँ पूरा आर सपोर्ट है, यहाँ 0 से 1 इंटरवल सपोर्ट है, यहाँ 0 से हाफ सपोर्ट है, यहाँ 0 से हाफ सपोर्ट है। अगर वो पीडीएफ है ही नहीं, हालांकि पीडीएफ होगा तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है पीडीएफ की। ओके है, चलिए तो मुझे लगता है आज मैं यही स्टॉप करना चाहिए। आज 2 घंटे की क्लास हो गई, थोड़ी लंबी क्लास लग रही होगी आप लोगों को, नहीं तो आज थोड़े टाइम पे स्टार्ट भी हुआ था, मुझे लगता है 5-10 मिनट लेट हुआ था बस। सो है ना, तो अब 2 घंटे क्लास होगी, थोड़ा सिलेबस फास्ट होगा, तो और थोड़ा अच्छा भी रहता है 2 घंटे में ना। आज ऐसा लग रहा होगा आपने कुछ कवर किया है, वरना रोज क्या होता है क्लास शुरू होता ही खत्म हो जाती थी। तो अभी है कि मुझे भी लग रहा है ना आज कुछ हमने डिस्कस किया है ना। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, मिक्स्ड, फिर पीएमएफ, पीडीएफ और सपोर्ट, ये चीज़ें हमने डिफाइन की है। कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर पीएमएफ पता है तो सीडीएफ कैसे निकलेगा, सीडीएफ पता है तो पीएमएफ कैसे निकलेगा, फिर पीडीएफ पता है तो सीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे, सीडीएफ पता है तो पीडीएफ कैसे आएगा, अगर सीडीएफ दिया है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पीडीएफ दिया है तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, या पीएमएफ गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। तो ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसी को कंटिन्यू करूंगा जो आज पढ़ाया। तो आज मोस्टली चीज़ें मैंने डिफाइन की है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं किए, तो कल हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके पीछे की फिर मैं थ्योरम्स लिखाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ, है ना। यही है, चलिए तो हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट बैच की भी क्लास होगी, एकलव्य 1 वाली, तो